हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। ये क्लास 10th है। बाकी की क्लासेस हो चुकी हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, क्लास 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने बेसल कंप्लीट कर लिया है और भी उससे रिलेटेड कई फाइनेंशियल अवेयरनेस के, स्टैटिक बैंकिंग के टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, ये 999 का कोर्स है। ओके, 999 रुपीज़ का कोर्स है जो अभी टोटली फ्री चल रहा है। कैसे आप इसे अवेल कर सकते हैं? आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रेप टास्क चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड रंग का, उसे सब्सक्राइब कर लेना है, क्लिक कर देना है, वो ग्रे हो जाएगा। नाउ आपको मैं बता दूं, इस कोर्स में SBI के एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें फ़ायदा होगा। RBI की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। स्केल 2, IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3, ओके, इन सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हर सुबह, अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस चल रही है उसके कारण हर सुबह क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हर सुबह 8 बजे हम ये क्लास लाते हैं, खास करके SBI, RBI और स्केल 2, IBPS RRB स्केल 2, 3 कैंडिडेट्स के लिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आज की क्लास आप लोगों के लिए समझिए एक अमृत है। आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए ये अमृत है। बाकी की क्लासेस ऐसा नहीं है कि ख़राब हैं, बाकी की क्लासेस अगर टॉनिक हैं तो आज की क्लास जो है वो आपके लिए अमृत से कम नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इस क्लास को बहुत आराम से अटेंड कीजिएगा और एंड तक सारे पॉइंट्स को समझिएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा आज के टॉपिक को। ठीक है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा आज के टॉपिक को। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा IBPS RRB स्केल 2 का ग्रुप है, जिसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग IBPS RRB क्लर्क की, ओके, PO की या स्केल 2 या और 3 की, तो आप इस ग्रुप से जुड़िए और अपनी क्वेरीज को पूछिए। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग के प्रैक्टिस चलती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ग्रुप से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट में फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए बैंकिंग से रिलेटेड, तो आप प्रेपटास चैनल से जुड़ सकते हैं। @प्रेपटास आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है, तो आपको उसमें कई सेक्शंस मिलेंगे, मतलब कई PDFs मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो पिछले क्लासेस की कुछ चीज़ें रह गई थी थोड़े बहुत, उन चीज़ों को मैं पहले कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं फिर। नाउ ये है आपका ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हुए। फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं। नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फर्दर डिवाइडेड होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जैसे आपके कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं। कॉमर्शियल बैंक में फर्दर प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक आ जाते हैं। नाउ अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वो कौन कौन सा है? देखिए, एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट और एक है ऑर्गेनाइज्ड पार्ट। नाउ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे हम कहते हैं एक कैपिटल मार्केट बनता है और एक मनी मार्केट बनता है। नाउ अब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को अभी मैं टोटली एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए यहाँ डिवीजन नहीं है। कैपिटल मार्केट जो है वो क्या है, उसमें आपका फर्दर डिवीजन होता है, दैट वाज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एक होता है फंड बेस्ड सर्विस और एक होता है फी बेस्ड सर्विस। इसको आगे चल के डिटेल में समझेंगे। नाउ फंड बेस्ड सर्विस में कौन कौन आता है, जैसे लीजिंग हो गया, हायर परचेज हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, फैक्टोरिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, एटसेट्रा। नाउ इसमें देखिए फी बेस्ड सर्विस में कौन आता है, इशू मैनेजमेंट हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट रेटिंग हो गया, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, एटसेट्रा। ये सारी डिटेल्स हम आगे चल के जैसे जैसे कोर्सेज बढ़ेगी वैसे वैसे हम सारी डिटेल्स को समझते चलेंगे। नाउ अब बात करते हैं ओवरव्यू में फाइनेंशियल मार्केट के एक पॉइंट जो छूटा था वो ये था, चक्रवर्ती कमेटी 1985 में आती है और ये पहली बार बोलती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होना चाहिए।
और साथ ही साथ वहुल कमेटी कहती है लेट द ब्लूप्रिंट ऑफ दैट। ओके, मतलब मनी मार्केट का एक ब्लूप्रिंट बोलती है कि होना चाहिए। ओके, मनी मार्केट का एक ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है? वहुल कमेटी 1987 में, और चक्रवर्ती कमेटी बोलती है कि एक 1985 में चक्रवर्ती कमेटी ये बोलती है कि एक मनी मार्केट, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट भारत में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मनी मार्केट की। ओके, तो देखिए मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। नाउ मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं देखिए। रेपो रेट, बैंक रेट, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल पेपर की। नाउ फिर हम क्या बात करेंगे इन तीनों की, वेज मीन्स एडवांसेस, टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स, और CMB यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये कैटेगरी में मैंने क्यों डिवाइड किया है, अभी आपको पता चलेगा कैटेगरी में मैंने क्यों डिवाइड किया है। देखिए ये जो कैटेगरी है, ठीक है, इस कैटेगरी में क्या होता है, व्हेन बैंक नीड्स मनी फ्रॉम RBI, जब बैंकों को RBI से पैसों की ज़रूरत होती है तब वो इन 3 तरीकों से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन बैंक नीड्स मनी फ्रॉम अदर बैंक, जब बैंकों को दूसरे बैंकों से ज़रूरत होती है, यानी कि उन्हें अब बैंकों से ज़रूरत, दूसरे बैंक से वो मदद लेना चाहते हैं, तब वो ये तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बैंकों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कि जब, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की पहले बात कर लेते हैं। देखिए बैंक बोरो फ्रॉम बिग कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स। बैंक पहला एक तो RBI से लिया, दूसरा बैंकों से, दूसरे बैंकों से लिया, अब फिर वो कॉरपोरेट से, बिग कॉरपोरेट से या बाजार यानी कि मार्केट से पैसा उठाएंगे तो वो CD लेंगे, CD से करेंगे। नाउ CP की बात करें तो क्या होता है, जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो लार्ज कॉरपोरेट से जब बोरो करते हैं तब CP का उपयोग होता है। इस तरह से जब गवर्नमेंट को बोरो करना होता है तब वो इन 3 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, अभी रेपो रेट के कॉन्सेप्ट पे हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले एक चीज़ समझिए। देखिए बैंक है, ओके, बैंक में क्या है, बैंक जो है वो किन किन तरीकों से पैसा लेता है। देखिए बैंक एक तरीका हो गया, बैंक RBI से पैसा लेगा, यानी कि अगर मैं आपको इसके पहले एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए एक लड़के को ज़रूरत है, तो वो सबसे पहले किससे पैसा मांगेगा, अपने फादर से, ओके, ये इसके फादर हो गए, अपने फादर से पैसा मांगेगा, देन फिर अपने दोस्तों से, ठीक है, और फिर अगर ये इनसे भी पैसा ले लिया, इनसे भी पैसा ले लिया, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है, देन फिर वो क्या करेगा, मार्केट से पैसा उठाएगा, ओके, कहीं दूसरी जगह से जाकर के, मार्केट से जाकर के उधार लेगा। तो ये एक नॉर्मल फैमिली की बात हुई, ठीक है। यही फैमिली का फंडा मैंने आपको बेसल में भी बताया है, बेसल जो है वो हम लोग के फैमिली से ही वो फंडा चुराया सेविंग का। ठीक इसी तरह से यहाँ भी आपको फैमिली का एक फंडा मिलेगा, ठीक है। बैंक है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, बैंक 3 तरीके से पैसा उठाता है, ओके। एक हो गया RBI से, जिसको अभी हम देखेंगे, उसमें जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में। फिर क्या हो गया, फिर बैंकों से, जो दूसरे बैंक होते हैं उनसे, ठीक है। नाउ ये भी हम अभी देखेंगे। नाउ जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो मार्केट से पैसा उठाएगा या बिग कॉरपोरेट से पैसा जो उठाएगा वो, यानी कि बैंक 3 तरीके से मनी को उठाता है। नाउ फिर पिछली स्लाइड पे आते हैं। नाउ ये देखिए, रेपो रेट, जब बैंक को ज़रूरत होती है पैसों की और वो RBI से पैसा लेता है, कितने दिनों के लिए, अप टू 90 डेज़, 90 दिनों तक, ठीक है। अप टू 90 डेज़, ऐसा नहीं है 90 डेज़ के लिए नहीं, 90 डेज़ से कम भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए जब बैंकों को ज़रूरत पड़े और मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए ले, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। किससे लेगा, RBI से लेगा, ओके। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्ट को। नाउ उसके बाद बारी आती है बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है भाई, सेम वही प्रोसीजर होगा, यानी कि बैंक जो है वो RBI से पैसा ले रहा होगा, बोरो कर रहा होगा मनी को, कितने दिन के लिए, 90 डेज़ से लेकर के, यानी कि 90 प्लस डेज से लेकर के कितने समय तक, 1 ईयर। क्यों भाई, क्यों 1 ईयर तक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा होगा देन फिर वो किस में चला जाएगा,
कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं MSF की। MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, ये क्या चीज़ है? रेपो रेट तो 90 डेज़ के लिए है, अब ये बात कर रहा है ओवरनाइट के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर बैंकों को 24 आवर्स के लिए नीड है तब वो बैंक जो है वो MSF के थ्रू, यानी कि MSF रेट के थ्रू जो है वो RBI से पैसा उठाएगा। ठीक है, यानी कि RBI से बोरो करेगा मनी को। चलिए अब थोड़ा रेपो को के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए रेपो का एक याद करने के लिए आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपके दिमाग में, देन फिर थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसको रेपो रेट को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी फर्दर के लिए आपको क्या जानना चाहिए? सपोज कीजिए ये बैंक है, ओके, और ये RBI है। नाउ बैंक को ज़रूरत पड़ी तो बैंक ने 90 दिनों के लिए RBI से, ओके, RBI से एक तरह से कह लें लोन लिया। ठीक है, अब ये लोन जो है वो एक रेट पर लिया गया। ठीक है ना। आप इससे पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए। देखिए है क्या, हमें ज़रूरत होती है जब, ठीक है, हमने कहा आपको, चलिए फादर को छोड़ देते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा मार्केट पे आते हैं। हमें जब ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? किसी से लोन लेते हैं या बैंक ही कर लेते हैं। चलिए बैंक से ज़्यादा समझ में आएगा। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? बैंक से लोन ले लेते हैं। ओके, अच्छा, बैंक लोन जब देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देता नहीं है, तो बैंक जो लोन देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता नहीं है। नो, तो हमें क्या करना होता है? लोन के साथ बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। ओके, यानी कि किसी रेट को, कोई इंटरेस्ट रेट होता है, उस रेट पर हमको लोन का ब्याज देना होता है और लोन प्लस इंटरेस्ट दे करके बैंक को देना होता है। तो ये जो रेट होता है, ओके, यहाँ हम, यानी कि यहाँ जो इंडिविजुअल है वो ये रेट देगा, इंटरेस्ट रेट देगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये बैंक हो गया, ओके, और ये RBI हो गया ना। ठीक इसी तरह से जब बैंक जो है वो लोन बोरो करता है, ओके, जब लोन बोरो करता है तो RBI को, ठीक है, बैंक को कुछ इंटरेस्ट रेट देना होता है। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट देना होता है। किस रेट पर? वो होता है आपका रेपो रेट। कब रेपो रेट लगेगा? जब वो 90 डेज़ तक के लिए लेगा तो रेपो रेट लगेगा। अच्छा, 90 डेज़, 90 प्लस डेज़ के लिए लेगा, 90 प्लस से लेकर के 1 ईयर तक के लिए लेगा तो क्या लग जाएगा? तब वो बैंक रेट लग जाएगा। ओके, अच्छा, यहीं पर हम कहें कि अगर, वेट अ मिनट, हाँ, यहीं पर हम कहें कि अगर उसे बैंक को जो है RBI से सिर्फ 24 आवर्स के लिए, यानी कि ओवरनाइट के लिए लेना है, तब कौन सा रेट लग जाएगा? तब MSF रेट लग जाएगा। ओके, समझ में आया? ये क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट रेट बदलता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द लोन साइज़। जिस हिसाब से लोन का ड्यूरेशन होगा उस हिसाब से ये रेट जो है वो बदलता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, RBI 90 डेज़, बैंक रेट 90 डेज़ से लेकर के 1 ईयर तक, और MSF हो गया 24 आवर्स के लिए। आगे चलते हैं, कॉल मनी की बात करते हैं। कॉल मनी जाहिर सी बात है बहुत लोगों को याद होगा, कॉल मनी होता है 1 डे के लिए। ओके, नोटिस मनी होता है 2 से 14 दिन के लिए, और टर्म मनी होता है 15 दिन के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कॉल मनी की कब ज़रूरत पड़ी? जब बैंक से बैंक को चाहिए। ठीक है, नोटिस मनी की कब ज़रूरत पड़ी? जब 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, कॉल मनी सिर्फ 1 दिन के लिए, बैंक को बैंक से चाहिए 2 से 14 दिन के लिए, देन फिर उसे नोटिस मनी बोलेंगे। टर्म मनी किसे बोलेंगे? 14 दिन से ऊपर, यानी कि 15 दिन से लेकर के 1 साल के लिए चाहिए तो फिर उसे टर्म मनी बोलेंगे। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा, याद रखिएगा। कॉल मनी 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए जब उधार लेते हैं बैंक से बैंक, टर्म मनी जब 15 दिन से लेकर के 1 साल बैंक टू बैंक, देन फिर उसे टर्म मनी बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। अच्छा, कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, देखिए जिनको पता है डेफिनेटली वो भी देखें, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिनको पता है वो भी देखें, उनका रिवीजन हो जाएगा तो एक सॉलिड तरीके से उनकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। वन मोर थिंग, एक चीज़ और बता दूँ, जो पुरानी बुक से पढ़े हुए हैं बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें बहुत कुछ आपका गलत हो गया है। ठीक है, या अभी जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा प्लीज़ पुरानी बुक से एकदम ना पढ़ें। ठीक है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ 2019 की भी अगर कोई एडिशन है तो उसे बिल्कुल ना पढ़ें।
ठीक है। 2020 के कुछ एडिशंस में, मतलब 2020 के भी एडिशन में यहाँ तक की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए इन एडिशंस को बिल्कुल ना पढ़ें। ऑनलाइन कुछ आपको अगर सोर्सेज मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ जाएं, या फिर आप आरबीआई सर्कुलर को चेक करते रहिए। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो आरबीआई सर्कुलर को चेक करते रहिए और पढ़ते रहिए, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास है, मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं, इन तीनों की आपको बात समझ में आई। कब यूज़ करेंगे? जब बैंक टू बैंक चलेंगे। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर बात करें तो ये देखिए, ये क्या है, 7 दिन से लेकर के 1 साल। कौन है ये? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसे करना है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर बैंक को बोरो करना है, किससे? मैंने पहले बताया, बिग कॉर्पोरेट्स के लिए, बिग कॉर्पोरेट्स से या इंडिविजुअल से। नाउ एक चीज़ यहाँ देखिएगा, मैंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है। कहने का मतलब क्या है कि बैंक के लिए इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 दिन से लेकर के 1 साल होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। अच्छा, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये 1 साल से लेकर के 3 साल होती है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 साल हो गई, ये तो मनी मार्केट नहीं, मनी मार्केट में नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिन एक्सेप्शंस में एक ये एक्सेप्शन आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है वो 1 से लेकर के 3 साल के लिए। ओके, नाउ कॉमर्शियल पेपर जो है वो भी 7 दिन से लेके 1 साल के लिए। अच्छा, सीडीज़ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। सीडी का जो पुराना नॉलेज है उसे साइड कर दीजिएगा, अपडेट होइए, मैं आपको और डिटेल अभी लेकर के बताऊँगा। नाउ इसी तरह वेज मीन्स एडवांसेस जो हैं वो 90 डेज़ के लिए होते हैं, आगे इनको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। ये कौन होता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बोरो करते हैं फंड को तब। ओके, ट्रेजरी बिल्स के अलग अलग डेट्स हैं, जब आएगा ये तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, एक कैश मैनेजमेंट बिल होता है जो 90 डेज़ के लिए होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया रेपो रेट का, रेपो रेट कैसे क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, रेपो रेट, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मैंने जनरलाइज वे में आपको रेपो रेट समझा दिया, अब थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड वे में समझाता हूँ। नाउ रेपो रेट का नाम ही है रीपर्चेज रेट। ओके, इसे हम रीपर्चेज रेट बोलते हैं। अच्छा, रेपो इनको क्या बोलते हैं? रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर बोरोइंग फंड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटीज़ का सेल हो रहा होता है किसके पास? विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेड सिक्योरिटीज़। ठीक है, कि हम इस सिक्योरिटी को जो है वापस रीपर्चेज कर लेंगे, एक एग्रीमेंट के साथ कि हम आज ये जो सिक्योरिटीज़ है वो हम आपको सेल कर रहे हैं, लेकिन फर्दर एक स्पेसिफाइड डेट पे हम इसको, ठीक है, सेल कर, मतलब वापस ले लेंगे। ओके, अच्छा जी, क्या कैसे ले लेंगे? देखिए, सिक्योरिटीज़ एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेड सिक्योरिटीज़ ऑन अ म्यूचुअल अग्रीड फ्यूचर डेट। ठीक है, एक दूसरे से अग्री कर लिया कि भैया इस डेट को हम आपसे ये सिक्योरिटीज़ अपनी वापस खरीद लेंगे। कैसे? डेट एट अग्रीड प्राइस, मतलब प्राइस भी डिटरमिन कर देंगे, डेट भी डिटरमिन कर देंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? प्राइस और डेट पहले से ही डिटरमिन कर ली जाती है। ओके, तो यहाँ भी वही हो रहा है कि प्राइस और डेट हमने इस सिक्योरिटी की पहले से डिटरमिन कर दी कि हम इस डेट को इस प्राइस में आपसे ये वापस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अग्रीड प्राइस जिसमें कि इंक्लूड होता है इंटरेस्ट ऑफ द फंड्स बोरोड। वही इंटरेस्ट, कौन सा? जो रेपो रेट होता है, वही इंटरेस्ट उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो यानी कि प्री अग्रीड प्राइस और प्री अग्रीड डेज पे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। नाउ देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था बैंक जो है वो बोरो करता है आरबीआई से। थोड़ा सा टेक्निकल अब समझते हैं। नाउ बैंक बोरो नहीं करता, एक्चुअली बैंक जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। ठीक है, ये क्या है? ये रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कह सकते हैं हम, रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल करता है, ये जो सिक्योरिटी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सेल करता है, और आरबीआई से ये कहता है, क्या कहता है भाई, कि हम इस सिक्योरिटीज़ को आज आपको बेच रहे हैं, लेकिन एक एग्रीड प्राइस पे, एक दूसरे से मिलकर के एक प्राइस डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ क्या डिसाइड करते हैं भाई? डेट डिसाइड करते हैं। ओके, आपको पता है डेट 90 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता था, तो 90 डेज़ के अंदर कोई एक डेट डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस, या सपोज़ कीजिए हम 30 डेज़ बाद आपसे ये सिक्योरिटीज़ वापस ले लेंगे। तो क्या, कैसे ले लेंगे भाई? इतना इंटरेस्ट इस सिक्योरिटी के साथ आपको दे करके, आप जो हमें पैसा देंगे उसमें हम इतना इंटरेस्ट देंगे और आपसे हम ये सिक्योरिटीज़ ले लेंगे वापस। ठीक है, तो ये फाइनली होता है
रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज कॉल्ड रेपो रेट, जिसे हम रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखते हैं मैक्सिमम टेन्योर कितना है। मैक्सिमम टेन्योर मैंने आपको बताया 90 डेज है। अच्छा जी, अब देखिए मैक्सिमम अमाउंट की बात करते हैं, कितना लिमिट है। देखिए 0.5% ऑफ NDTL, ठीक है, 0.5% ऑफ NDTL, यानी कि NDTL का 0.5% अगर करें तो जितना आता है उतना ही हम रेपो रेट में ले सकते हैं, यानी कि उतने ही हम अपनी सिक्योरिटीज़ को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? उतना ही हम उनसे एक तरह से कहें तो बोरो कर सकते हैं। NDTL का 0.5%, ठीक है। अच्छा, मिनिमम बिड साइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा पॉइंट है जो आपको कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन एक 100% समअप करके मैं आपके सामने ले आया हूँ। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा, कहीं कुछ मिलेगा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बहुत जगह बहुत कुछ गलत है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिलाई कीजिएगा, या तो आप मेरी वीडियो पर रिलाई कीजिए या तो सीधे सीधे आप सर्कुलर पर रिलाई कीजिए। नाउ मिनिमम बिड साइज़ की बात कर रहा हूँ। मिनिमम बिड साइज़ 5 करोड़ या उसके मल्टीपल में होती है, किसकी? रेपो रेट की। जी हाँ। नाउ आगे चलते हैं। इन RC, ये जो RC होता है, यानी कि सॉरी, ये जो आपका रेपो होता है, ठीक है, रेपो रेट जो होता है वो RCSGL अकाउंट में चलता है, ठीक है। RC का मतलब होता है रेपो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि RCSGL अकाउंट में ही ये सारा प्रोसेस जो सिक्योरिटीज़ का लेना देना है वो सब कुछ चलता है। कैसे होता है भाई ये प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखिए रेपो रेट मैंने आपको बोला, बैंक, ओके, RBI, इनके पास भी SGL अकाउंट है, ठीक है, ये भी SGL अकाउंट है। नाउ देखिए क्या होता है, इन्होंने सिक्योरिटीज़ भेजी, जैसे ही ये सिक्योरिटीज़ भेजेंगे वैसे ही इनके अकाउंट में अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपली, ठीक है। इसी तरह से आपका ये चलता है। तो यानी कि चलता किस अकाउंट में है, यानी कि रेपो रेट किस अकाउंट में डील होता है, तो SGL अकाउंट में डील होता है। अच्छा, SGL का देखिए सब्सिडियरी जनरल लेजर, बहुत लोग जानते होंगे, ओके, जनरल लेजर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, यानी कि SGL का फुल फॉर्म जो है वो किसी साल में स्केल 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके, और स्केल 3 में कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SGL का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेपो रेट जो है वो किस अकाउंट में डील होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि RCSGL अकाउंट में, RCSGL, नॉट ओनली SGL, ओके। क्या चीज़ है? RCSGL। RC का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, क्या चीज़ है भाई? रेपो कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सिडियरी जनरल लेजर, ओके। आगे चलते हैं। नाउ द रेपो मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रेपो मार्केट है, जाहिर सी बात है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑल द रेपो मार्केट ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रेडेड रिपोर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड NDS, यानी कि जो भी रेपो मार्केट में जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो हम कहाँ रिपोर्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, कहाँ पर करते हैं भाई? NDS में, यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, NDS, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, यहाँ करते हैं, या फिर कहें तो क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड क्रॉम्स। क्रॉम्स किसका है भाई? क्रॉम्स जो है वो होली ओन्ड सब्सिडियरी है CCIL का, यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अच्छा, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई NDS में भी रिपोर्ट करना है और क्रॉम्स में भी रिपोर्ट करना है, ये क्या चीज़ है? आपको अधिकतर NDS दिखेगा, ठीक है। आप इवन गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको NDS दिखेगा। तो ये हो गई अधूरी जानकारी, ओके। गूगल से आपने पढ़ा, अधूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। अच्छा, ओल्ड बुक्स में या किसी मैक्सिमम बुक्स में आपको क्या दिखेगा? सिर्फ NDS दिखेगा, अगर डेटा में मिला तो ना। लेकिन है क्या? देखिए NDS भी है और ये भी है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है। देखिए, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम जो होता है वो ऑर्डर मैचिंग, यानी कि NDS OM होता है, और NDS OM जो है वो ओन्ड होता है, किसे? ओन्ड बाई RBI, कि RBI द्वारा लिया गया रहता है, एंड इज ऑपरेटेड बाई, यानी कि इसके ओनर तो RBI है, लेकिन ये जो है वो CCIL चलाता है इसे। कौन? NDS को। किसके बिहाफ पे? RBI के बिहाफ पे। नाउ यानी कि कहने का क्या मतलब है, CCIL में क्रोम्स होता है और क्रोम्स में NDS होता है, ठीक है।
CCIL में क्रोम्स है, क्रोम्स का मतलब क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, और इस मैचिंग सिस्टम में आपका नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है ऑर्डर मैचिंग का। तो इस तरह से ये दोनों आपके लिए, यानी कि अगर NDS नहीं देता है तब आप ये टिक कीजिएगा, ये भी नहीं देता है तो CCIL टिक कीजिएगा। इस तरह से ये तीनों पॉइंट जो है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इस स्लाइड की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं बैंक रेट की। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बता दी, हाँ 0.5 ऑफ NDTL। अच्छा, NDTL में आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है। NDTL में चलिए थोड़ा NDTL को समझ लेते हैं। NDTL ये क्या है? NDTL को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा बैंक का बेसिक। बैंक का बेसिक क्या है भाई? बैंक का बेसिक ये है कि बैंक डिपॉजिट लेता है और लोन देता है। मेन वर्क जो है बैंक का यही है, डिपॉजिट लेना और लोन को देना। नाउ डिपॉजिट लेना और लोन को देना, इसमें क्या चीज़ है? देखिए, लोन NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़, ओके, टाइम लायबिलिटीज़ डिमांड और नेट, यानी कि पहले हम लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। ये इसका एसेट होता है, यानी कि लोन जो है इसका एसेट होता है, और जो डिपॉजिट होता है वो इसका क्या होता है भाई? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कैसे? दायित्व है, डिपॉजिट इनको देना ही देना है। और एसेट कैसे? कि भाई लोन गया है तो उससे कुछ और पैसा आएगा, यानी कि वो मेरा पैसा बढ़ रहा है, दैट वाज कॉल्ड एसेट। अब चलते हैं लायबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी तो समझ में आया। अब ये टाइम लायबिलिटी क्या होती है? ओके, टाइम लायबिलिटी होती है, देखिए टाइम लायबिलिटी क्या होती है भाई? टाइम लायबिलिटी जैसे आपकी FD, ओके, RD, ये सब क्या है? ये सब टाइम लायबिलिटीज़ हैं। अच्छा, टाइम लायबिलिटीज़ तो ये हैं, ओके, वेट अ मिनट, हाँ NDTL ना, डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। टाइम लायबिलिटीज़ तो हो गई आपकी, FD हो गया, RD हो गया, और भी कई हैं। डिमांड लायबिलिटीज़ की बात करें तो क्या कौन हो गया भाई? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये डिमांड लायबिलिटीज़ हो गई। तो फिर ये नेट क्या है? ठीक है, देखिए तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज समझ में आ गया आपको, ऐसे डिपॉजिट्स जो टाइम भी हो और डिमांडेड भी हो। नाउ अब कह रहे हैं कि होता क्या है कि हाँ, बैंक जो है वो क्या करता है आपका? डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ के साथ साथ बैंक जो है वो ये सारे पैसे कहीं और लगाया भी रहता है, ठीक है। अब नेट डिमांड लायबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं भाई? हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था देखिए नेट की, ठीक है ना। तो नेट यानी कि NDTL में, ओके, NDTL में नेट की। तो नेट कैसे निकलेगा? देखिए नेट ऐसे निकलता है आपका, बैंक के अपने खुद के कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है, जो कि SGL अकाउंट में भी जाता है आपका। बैंक के खुद के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, ठीक है, और भी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे जो खर्चे होते हैं वो क्या होता है? वो इस मतलब DTL में से डिडक्ट किया जाता है, ओके। देन फिर क्या निकलता है आपका? नेट NDTL, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ निकलता है, ओके। तो NDTL अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, रेपो रेट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं बैंक रेट पे। नो, रेट एट विच बैंक बोरो मनी, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ खास और अलग नहीं है। यानी कि मैक्सिमम टेन्योर जो होता है 90 डेज से लेकर के 1 ईयर होता है, यानी कि 90+ डेज से लेकर के 1 ईयर होता है। और बैंक में बैंक रेट तभी वो हो जाता है जब बैंक बोरो करते हैं RBI से एट द रेट ऑफ बैंक रेट, यानी कि RBI से जब वो बोरो कर रहे हो मनी कितने दिन के लिए? 90 से 1 साल के लिए, तो उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। MSF पे चलते हैं। नाउ MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, बैंक बोरो फ्रॉम RBI, ये कब लॉन्च हुआ था? देखिए 9 मई 2011 को ये लॉन्च हुआ था। बैंक जो है वो बोरो करता है RBI से, ठीक है, कितने के लिए? कितने दिन के लिए? देखिए 1 दिन के लिए, या आप कह सकते हैं 24 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी इसे बोला जाता है। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? देखिए, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जिनमें करंट अकाउंट हो और जो कि RBI के साथ SGL अकाउंट रखते हो। SGL का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। SGL अकाउंट जो RBI के साथ रखते हो, वो ऐसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो है वो एलिजिबल होते हैं करंट अकाउंट वाले। नाउ टेन्योर आपको मैंने बता दिया। अच्छा, कितना अमाउंट ले सकते हैं MSF, कितना ले सकते हैं? नाउ फिर से 2% ऑफ NDTL, ठीक है, 2% ऑफ NDTL जो है वो हम मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, किसमें? MSF में। आगे देखिए, टाइमिंग
सैटरडे को छोड़ करके सभी टाइम, सभी वर्किंग डे पर ये अवेलेबल होता है। कौन? मार्जिन एंड स्टैंडिंग फैसिलिटी, सिर्फ सैटरडे को ये अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, मिनिमम बिड साइज़ यानी कि मिनिमम कितना ले सकते हैं, तो 1 करोड़ या उसके मल्टीपल में ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ या उसके मल्टीपल में ले सकते हैं। बहुत, हर एक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नाउ कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की। मैंने पहले आपको बताया कॉल मनी क्या चीज़ है। देखिए नाउ कॉल मनी जो है वो एक दिन के लिए लिया जाता है, यानी कि बैंक से बैंक जब बोरो करता है, बैंक टू बैंक चलता है, तो बैंक टू बैंक बोरोइंग हो रही है एक दिन के लिए तो उसे हम कॉल मनी बोलते हैं। नाउ बैंक टू बैंक बोरोइंग हो रही है 2 से लेकर के 14 दिन के लिए तो उसे हम नोटिस मनी बोलते हैं, ठीक है। और बैंक टू बैंक बोरोइंग हो रही है अगर 15 दिन से लेकर के 1 साल के लिए तो उसे हम टर्म मनी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। नाउ ट्रेडिंग वेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी जो है एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पर इसकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ओवर द काउंटर भी इसकी ट्रेडिंग होती है। नाउ ध्यान दीजिएगा, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी ट्रांजैक्शन शैल बी एग्जीक्यूटेड इन ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मार्केट में भी होता है और साथ साथ एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पे भी होता है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो सकता है जो कि आरबीआई द्वारा ऑथराइज हो, ठीक है। नाउ ये सब क्या है? ये सब अनकोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये। देखिए अभी हम जो इसकी बात कर रहे थे, यानी कि अभी जो हम रेपो की बात कर रहे थे, ओके, जब हम रेपो की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि इनको सिक्योरिटीज़ देनी होंगी। किसे देनी होगी भाई? आरबीआई को देनी होगी, सॉरी आरबीआई को देनी होगी, ओके। तो यहाँ क्या था, यहाँ आप कोलेटरल कुछ दे रहे थे आरबीआई को, ठीक है। लेकिन भाई दोस्तों में अगर बात चल रही है यानी कि बैंक टू बैंक चल रहा है तो क्या है, यहाँ कोलेटरल नहीं देना है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया अनकोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स, ठीक है। यहाँ आपको कोलेटरल नहीं देना है। आगे देखते हैं प्राइमरी डीलर। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है आपका प्राइमरी डीलर के बारे में, उसे समझ लेते हैं। तो प्राइमरी डीलर होता कौन है? प्राइमरी डीलर वो होता है यानी कि ऐसे एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, ठीक है, जिनको ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिला रहता है किसकी तरफ से? रिजर्व बैंक की तरफ से, कि वो एज अ प्राइमरी डीलर की तरह काम कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर वो होते हैं जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीद और फरोख्त करते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बनाए रखते हैं, वैल्यू इन द सेंस कि उनकी ट्रेडिंग करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही डील करते हैं। अब आगे बात करते हैं। चलिए देखिए इनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कौन कौन हैं? यहाँ देखिएगा, यहाँ गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये सब कुछ कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक ऐसा काम नहीं कर सकते। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपके, मैं कहूँ कि जो आपके ओल्ड बुक्स हैं उनमें आपको एक्सेप्ट आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक मिलेगा। अब वो पुराना हो गया, उसे मत याद कीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। नाउ तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक, अब आरआरबीज को इंक्लूड कर लिया गया है। नाउ पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए इसमें आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी में नहीं मिलेगा, किसी में आपको पेमेंट बैंक नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि कौन कौन जो है वो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो देखिए शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इन्वॉल्व हो सकता है, पेमेंट बैंक इन्वॉल्व हो सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्वॉल्व हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में। पहले था कि रीजनल रूरल बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लेटेस्ट पॉइंट है, इसलिए आपको इसे याद रखना चाहिए। नाउ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं परचेज में, ठीक है, किसके? यानी कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में। प्राइमरी डीलर्स भी, अभी मैंने आपको इसीलिए समझाया प्राइमरी डीलर्स होते क्या हैं, प्राइमरी डीलर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में। अच्छा जी, ये दोनों, ये सभी जो है एज अ बोरोवर और लेंडर दोनों की तरह इन्वॉल्व होते हैं, ओके। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे, सर्कुलर पे ध्यान दीजिए या वीडियोस पे। आगे देखिए, बोरोइंग और लेंडिंग की लिमिट्स होती हैं, ठीक है।
यानी कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बोरोइंग और लेंडिंग की एक लिमिट होती है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अगर हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें, जिसमें कि हमारा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी इंक्लूडेड है, इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए, स्पेशली कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए, टर्म मनी के लिए हम देखेंगे तो देखिए क्या है, 100% ऑफ कैपिटल फंड्स, जितने कैपिटल फंड्स हैं, ठीक है, उसका 100% जो है वो कॉल मनी और नोटिस मनी से शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों उठा सकता है ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। ठीक है, फोर्टनाइट के रिपोर्टिंग पर, मतलब डेली एवरेज अगर निकाला जाए तो 100% निकले कब, फोर्टनाइटली, यानी कि फोर्टनाइटली का मतलब होता है 14वें दिन। ठीक है, हर 14वें दिन जो है वो इसका एवरेज जो निकाला जाए हर दिन का, तो 100% निकले। ओके, इसका कैपिटल फंड का। नाउ एक चीज़ और देखिए, इसमें बोरोइंग की तो बात हो गई। नाउ लेंडिंग कितना हो सकता है, लेंडिंग देखिए यहीं पर लिखा हुआ है 25% लेंडिंग होनी चाहिए। 100% आप लेंगे, बोरो करेंगे, और 25% आप लेंड करेंगे फोर्टनाइटली, सेम चीज़ एवरेज बेसिस पे। आगे देखते हैं 125% ओके ऑफ लेंडिंग ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे। अच्छा, एक चीज़ ये तो हो गया कि एवरेज में, अच्छा किसी एक दिन आपको एक ये लिमिट मिलती है फोर्टनाइट में, किसी एक दिन आप ये कर सकते हैं कि आप 125% कैपिटल फंड का ले सकते हैं। ठीक है, और किसी एक दिन ही आपको क्या करना है, 50% आप लैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नाउ अब देखिए, अब टर्म मनी जो होता है, टर्म मनी की जो लिमिट होती है वो कौन डिसाइड करता है, वो इंटरनल बोर्ड टाइम टू टाइम डिसाइड करता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई आपकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत डीप पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे चीज़ें, आपको स्केल 3 के लिए ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी तीनों के लिए एक ही रूल है। क्या चीज़ है, देखिए कैपिटल 100% कैपिटल फंड, यानी कि 100% जो है वो कैपिटल फंड, जो उनका कैपिटल फंड है उसका 100% वो क्या है, तीनों का कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में ले सकते हैं। ठीक है, कौन ले सकता है भाई, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स ले सकते हैं, और ऑन डेली एवरेज बेसिस, जिसकी रिपोर्टिंग फोर्टनाइटली होगी। ठीक है, अच्छा, और 125% ऑफ द टोटल कैपिटल फंड ऑन एनी गिवन डे, 125% जो है वो किसी एक दिन वो ले सकते हैं। कौन ले सकता है भाई, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक। अब आगे चलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव बैंक कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी तीनों के लिए एक ही रूल लगेगा। क्या होगा भाई, वो 2% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो उसका टोटल एग्रीगेट डिपॉजिट होगा उसका 2% वो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी से बोरोइंग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, प्राइमरी डीलर की बात करें तो प्राइमरी डीलर में देखिए क्या चीज़ है, कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए अलग नियम है, टर्म मनी के लिए अलग नियम है। क्या चीज़ है भाई, प्राइमरी डीलर्स के लिए 225% ऑफ द नेट ओन्ड फंड, यानी कि ये जो नेट ओन्ड फंड है इनका, किसका, प्राइमरी डीलर्स का, उसका 225% ले सकते हैं। किसमें, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में, एज द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, किसके, प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में। ठीक है, ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन ए रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, यानी कि फोर्टनाइटली ये ले सकते हैं। अच्छा, 225% का नेट ओन्ड फंड का ले सकते हैं, किससे, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये भी 225 है जी, ये भी 225 है, किसका, प्राइमरी डीलर्स का। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब बात करते हैं सीडीज की, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। अच्छा, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो है वो रेपो रेट कितना चल रहा है, ओके, और साथ ही साथ एमएसएफ कितना चल रहा है। देखिए कितने लोगों को पता है। ठीक है, गूगल पे सर्च या आरबीआई की साइट को नहीं देखना है, पहला कंडीशन है। ठीक है, चीटिंग मत कीजिएगा, सीधा सीधा जो आपको याद है आपको कमेंट में लिखना है। ना चलिए देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने आपको बताया क्या चीज़ है भाई, बैंक जो है वो बोरो करेगा कहाँ से, कॉरपोरेट से, ओके, या इंडिविजुअल से मार्केट में। ओके, अब देखिए ये क्या चीज़ है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नियम बदल चुके हैं, इसलिए पुराने नियम मत पढ़िएगा, या तो सर्कुलर पढ़िएगा या तो ये वीडियो देख लीजिएगा। देखिए क्या चीज़ है, ये एक यूजेंस प्रोमिसरी नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये एक यूजेंस प्रोमिसरी नोट है। यूजेंस प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट फंड डिपॉजिट एट अ बैंक और अदर एलिजिबल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि जो डेट हो जाती है, ठीक है, प्री अग्रीड डेट को ही बोलते हैं यूजेंस प्रॉमिसरी नोट। ओके, इसलिए यूजेंस प्रॉमिसरी नोट स्पेसिफाइड डेट को बोलते हैं। आगे चलते हैं। या तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रॉमिसरी नोट कैसा प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, यूजेंस प्रॉमिसरी नोट है, नॉर्मल प्रॉमिसरी नोट है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो यूजेंस प्रॉमिसरी नोट है। अच्छा, ये आया कब, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है आपके लिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया जुलाई 1989 में, यानी कि 1989 में। नाउ इशूड, कौन इशू करता है इसे इशू करता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको कहीं कहीं किसी पुरानी बुक में आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक गायब मिलेगा, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसे इशू कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले जाते हैं। जाहिर सी बात है अप्रूवल जरूरी है, लेकिन अप्रूवल के साथ साथ जो फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं उन्हीं को अप्रूवल मिलेगा। तो फाइनेंशियल वर्क जो करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। नाउ आगे देखते हैं। आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन नॉट इशू सीडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरआरबीज और लोकल एरिया बैंक जो है वो सीडी को इशू नहीं कर सकते, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? सपोज कीजिए ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इस पर लिखा रहेगा 100 रुपया, ठीक है, ये फेस वैल्यू हो गई और इस पर डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इसको बेचा जाएगा, 100 रुपये लिखा हुआ है, इसको बेचा जाएगा 90 रुपये में, ठीक है, 90 रुपये में बेचा गया और जब इसकी मैच्योरिटी होगी देन फिर इसको आप 100 रुपये में बेच सकते हैं, यानी कि 100 रुपये में इससे आपको खरीद लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ हो गया? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट मिल रहा है। द डिस्काउंट रेट इज नेगोशिएटेड बिटवीन इशूअर एंड द इन्वेस्टर। जो डिस्काउंट रेट होता है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये का है और कोई कह रहा है हम इसको 90 रुपये में बेचना है, तो भाई सामने वाला कह रहे भैया 80 रुपये में दे दो, तो वो कहेगा नहीं मेरा नहीं बैठेगा भाई, मुझे घाटा हो जाएगा। तो वो कहेगा अरे भैया 85 रुपीज़ में दे दो, तो कहेगा चलो भाई तुम्हारी मान लेते हैं, चलो 85 में दे दिया। तो ये नेगोशिएट हो जाता है, नेगोशिएट होने के बाद भाई 85 ले लिया तो इसे 15 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक, इसी तरह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डिस्काउंट रेट इज़ नेगोशिएटेड बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर। अब आगे चलते हैं। मिनिमम अमाउंट टू बी ₹5 लाख एंड मल्टीपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पुराने में आपको मिलेगा 1 लाख एंड मल्टीपल, आपको नहीं याद करना, ठीक है, आपको नया डेटा याद रखना है कि अब जो है वो क्या हो गया भैया 5 लाख मल्टीपल्स, यानी कि या तो 5 लाख या 10 या 15 या 20 या 25, इस मल्टीपल्स में और भी मल्टीपल्स लग सकते हैं। तो 5 लाख मिनिमम है, यानी कि मिनिमम अमाउंट जो है वो 5 लाख है, या उसके मल्टीपल में ही सीडीज़ को अब इशू किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। नाउ सीडीज इशूड बाय बैंक्स हैव अ मैच्योरिटी पीरियड देखिए 7 डेज टू 1 ईयर। कई जगह इसमें 15 डेज दिया हुआ है, गलत है भाई, ठीक है, 15 डेज नहीं होता, 7 डेज टू 1 ईयर होता है। ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने जहाँ से पढ़ा है वो अपने करेक्ट करते चलें। नाउ सीडी इशूड बाई सेलेक्टेड, ये लेटेस्ट सर्कुलर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए। सीडी इशूड बाई सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव अ मैच्योरिटी पीरियड। देखिए मैंने आपको पहले बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो थोड़ा बदल जाता है, 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक होता है। यानी कि नॉर्मल बैंकों के लिए जो है वो 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक जो होता है क्या कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है। चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टर्स, कौन कौन एलिजिबल है जो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? ओके, देखिए सीरीज कैन बी इशूड टू ऑल पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, जो रेसिडेंट इन इंडिया है वो भी कर सकता है, जो नॉन रेसिडेंट है वो भी कर सकता है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो परमिटेड होते हैं, किसके? फेमा के गाइडलाइन के तहत। ठीक है, फेमा के गाइडलाइन के तहत ये परमिटेड होते हैं। आगे देखते हैं। नाउ सीडीज की कुछ और बातें हैं। देखिए सीडीज शैल बी इशूड ऑन T+1 बेसिस। T+1 बेसिस पर इसको इशू किया जाता है। T+1 बेसिस का क्या मतलब है? T का मतलब है मैच्योरिटी, ओके, डेट ऑफ क्लोजर।
ठीक है। टी जो है वो आपको डेट ऑफ क्लोजर शो कर रहा है, यानी कि डेट ऑफ क्लोजर अगर होगा तो फिर उसके एक दिन में उसका सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। क्लोजर हुआ और उसके +1 दिन में उसके दूसरे दिन जो है वो डेट ऑफ क्लोजर उसका हो जाना चाहिए, सेटलमेंट हो जाना चाहिए ऑफ द ऑफर पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ सीडीज। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। सीडीज कैन ऑल्सो बी इशूड ऑन अ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट बेसिस। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ना फिक्स्ड, तो फिक्स्ड पे तो होता ही होता है, साथ में सीडी जो है वो फ्लोटिंग रेट पे भी होता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट पे कैसे होगा भाई, फ्लोटिंग रेट जो होता है वो फिम्डा डिसाइड करता है। फिम्डा शैल इंश्योर दैट द फ्लोटिंग रेट अप्रूव्ड बाय देम फॉर दिस पर्पज इज डिटरमिन्ड एंड ट्रांसपेरेंटली, मतलब डिटरमिन ट्रांसपेरेंटली, मतलब जो डिटर्मिनेशन होगा फिम्डा में जो इसके रेट का, जो फ्लोटिंग रेट का, वो क्या होगा, वो फिम्डा डिटरमिन करेगा और ट्रांसपेरेंटली डिटरमिन करेगा। समझ में आया। फिम्डा कौन है भाई, फिम्डा का फुल फॉर्म फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन। आगे देखते हैं, सीडी की बात करें, CD शैल बी ट्रेडेड ईदर इन ओवर द काउंटर, ये भी ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। ठीक है, EPS में भी ट्रेड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस में भी ये ट्रेड होता है विद अप्रूवल विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ये स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड हो सकता है। नाउ सेटलमेंट साइकिल की अगर हम बात करें तो ओवर द काउंटर ट्रेड्स में, यानी कि अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे थे तो T+1 बेसिस था, लेकिन ओवर द काउंटर की बात करें तो T+0 या T+1 हो सकता है, यानी कि सेम डे इसका क्लोजर हो सकता है या T+1 एक दिन बाद इसका क्लोजर हो सकता है। नाउ लोन अगेंस्ट सीडीज की बात करें, क्या परमिटेड है, जी नहीं, लोन अगेंस्ट सीडीज जो है वो परमिटेड नहीं है। ओके, सीडीज के अगेन आप लोन्स नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, क्या सीरीज़ को बाईबैक किया जा सकता है, डेफिनेटली उसको बाईबैक किया जा सकता है, लेकिन कब, अगर उसको इशू किए हुए 30 दिन हो गए हैं तो 30 दिन बाद आप सीरीज़ को बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करें। ठीक है, मतलब क्या चीज़ है कि अगर आपने जो है वो रिपोर्टिंग, मतलब जो सीरीज़ हैं उनको आपने सेल कर दिया है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी और वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे किसी किताब में, देखिएगा ध्यान से। देखिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है, प्राइमरी इशुएंस शैल बी रिपोर्टेड बाय द इशुअर, जो इशुएंस हुआ है सीडी का, जो इशुएंस हुआ है उसकी बात कर रहा है कि ये जो है वो इशुअर द्वारा रिपोर्ट किया जाना चाहिए। कहाँ पर रिपोर्ट होगा भाई, एफट्रैक में रिपोर्ट होगा। एफट्रैक का फुल फॉर्म क्या हुआ, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। ये क्या चीज़ है, ऑफ क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड, ये किसका है, एफट्रैक किसका है भाई, एफट्रैक जो है वो क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड का है। अच्छा, ये कब तक इसको रिपोर्ट कर देना है, आपको 5:30 बजे तक कर देना है ऑन द डे ऑफ इशुएंस, जिस दिन आपने इशू किया उसी दिन के 5:30 बजे तक कर देना है बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जो कि रिजर्व बैंक डिसाइड करता है, कभी कभी इसको बदल भी देता है। नाउ ये तो प्राइमरी इशुएंस था। ठीक है, जब प्राइमरी इशुएंस आप पहली बार इशू कर रहे हैं सीडी को तब। नाउ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं आप, यानी कि अब सीडी का आपने किसी और को सेल कर दिया तो सेकेंडरी मार्केट में जाके तो 15 मिनट के अंदर अंदर उसको एफट्रैक पर रिपोर्ट करना होगा आपको। नाउ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन ऑन एक्सचेंजेस, अगर आप एक्सचेंजेस में कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, यानी कि सीडीज जो है आपने सेकेंडरी मार्केट एक्सचेंजेस के सेकेंडरी मार्केट में किया है, तब आपको सेम डे जो है वो क्या करना होगा, एफट्रैक पर रिपोर्ट करना होगा। और अगर आपने ट्रांजैक्शंस को बाईबैक किया है, यानी कि सीडीज को बाईबैक किया है, तो उसी दिन 5:30 बजे उठ करके, यानी कि 5:30 बजे तक जो है वो एफट्रैक पर उसे रिपोर्ट कर देना होगा। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं नाउ कॉमर्शियल पेपर की। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर मैंने आपको पहले बताया, कॉमर्शियल पेपर क्या है भाई, ये कॉरपोरेट टू कॉरपोरेट चलता है। ओके, किसी बड़े कॉरपोरेट को अगर लोन चाहिए तो कॉरपोरेट से लोन लेगा या इंडिविजुअल से लोन लेगा। ठीक है, तो कॉरपोरेट टू कॉरपोरेट चलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है। ठीक है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। यहाँ किसका था, यहाँ सिक्योरिटी थी। ठीक है, सीडीज के फॉर्म में बैंक की सिक्योरिटी थी, एक कॉर्पोरेट भाग गया, दूसरा कॉर्पोरेट लिया नहीं, तो क्या हुआ भाई, मतलब
उसने दिया नहीं, लास्ट में भाग गया भाई, तो क्या हो गया, वो अनसिक्योर्ड हो गया, बैंक भागेगा नहीं। इसलिए जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एक मनी मार्केट का अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, ये भी प्रॉमिसरी नोट होता है। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ इशू ऑफ सीपी। सीपी की एलिजिबिलिटी, सीपी इशू कौन कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी को देखें तो कंपनीज, ऐसी कंपनीज इंक्लूडिंग जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हों या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFIs, जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी जो है वो एलिजिबल होते हैं। आगे देखते हैं, अदर एंटाइटीज़ जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूनियन, गवर्नमेंट एंटाइटीज़, ट्रस्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, एलिजिबल होते हैं। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग प्रेजेंस इन इंडिया, जो कि भारत में हैं, उनकी बात कर रहा है, जिसका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ है। ओके, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर 3A, अंडर सेक्शन 3A के तहत और सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन क्या है, 100 करोड़ का जिनका नेटवर्थ है, ऐसे सभी कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, यूनियन गवर्नमेंट एंटाइटीज़, ट्रस्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, ये भी एलिजिबल हैं कि ये कॉर्पोरेट यानी कि कॉमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर सकते हैं। इसलिए इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1990। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट प्रॉमिसरी नोट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इशू कब किया गया था, ये 1990 में इशू किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। CP का मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। नाउ देखिए, एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, एलिजिबल इन्वेस्टर्स देखिए क्या होता है, ऑल रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, जितने भारतीय हैं, रेसिडेंट्स जो रहते हैं, और नॉन रेसिडेंट जो भारतीय होते हुए भी कहीं बाहर हैं, नॉन रेसिडेंट्स परमिटेड टू इन्वेस्ट इन CP, ये CP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि फेमा की गाइडलाइंस है 1919 में, ठीक है, 1999 में। ओके, आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन CP। अच्छा, इशूड इन डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ये भी ठीक उसी तरह से होता है, यानी कि फेस वैल्यू अगर 100 है तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और 80 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, और फिर फर्दर आप बेचेंगे तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक उसी तरह से। ना आगे देखते हैं, शैल बी इशूड इन मिनिमम डिनोमिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 5 लाख मल्टीपल्स, यानी कि CD का जो था पहले 1 लाख था, अब वो 5 लाख हो गया, और CP भी क्या हो गया भैया, 5 लाख हो गया, यानी कि 5 लाख या उसके मल्टीपल्स में अब दोनों हो गए, यानी कि दोनों की अब बराबरी हो गई, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग, इसके लिए CP के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य होता है, जो कि आपकी A3 होनी चाहिए। ओके, जो क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए किसी भी कंपनी की, उस जो CP ले रहा मतलब इशू कर रहा है, उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए वो A3 होनी चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, पर रेटिंग सिंबल एंड द डेफिनेशन ऑफ द सेबी। नाउ कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका जो भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा, या तो सर्कुलर को पढ़िए या तो फिर कंटेंट, इस कंटेंट को देखिए। अपडेटेड कंटेंट है, बहुत रिसर्च के बाद ये सारे कंटेंट मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और फर्दर आपकी वीडियोज़ जल्दी जल्दी आते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।